welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm gonna explain you about the topic BPSC 105 जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. सो जो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है उनका इंट्रोडक्शन जो है इसमें हम करने वाले हैं. बेसिकली जो उनके इंट्रोडक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली ये पेपर हमने कैसे बनाया एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ. बेसिकली हमने पिछले 5 सालों का पेपर उठाया है. उन 5 सालों के पेपर में जो क्वेश्चंस बार बार रेपिटेडली आए हैं, बार बार लगातार रेपिटेडली आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने पिक किया है और इस पर्टिकुलर नोट्स में हमने डाला है. सो जाहिर सी बात है ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स का डिस्कशन के लिए. सो अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, यानी अगर इग्नो से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे. एक और बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए सो व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा, राइट. और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, आपको मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. BPSC 105 इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. बेसिकली ये थोड़ा वाइट चला गया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन 1, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स. यानी जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है उसके हमें नेचर और स्कोप्स को हमें डिस्कस करना है. सो बेसिकली कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है? कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस. ये पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है, दैट इज कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स. यस, बेसिकली जो है ना पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? राजनीति विज्ञान, राइट. सो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ना पॉलिटिकल साइंस का जो है ना एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है. It studies and compares the political systems, institutions, and governments of different countries. It helps us understand how political systems work and why they differ. इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये अलग अलग देशों का जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम्स बोले तो जो उनका राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स की स्टडी करता है और कंपैरिजन करता है. इससे क्या होता है? इससे जो है ना हमें ये समझने को हेल्प मिलती है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स है वो कैसे काम करते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं. नाउ नेचर एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सबसे पहला आ जाता है इसका. इनके बेसिकली हम अगर तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप अगर देखें, इनका नेचर क्या रहता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का. सो सबसे पहले तो ये कंपैरेटिव स्टडी करता है, मतलब ये अलग अलग देशों के जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम्स को आपस में कंपेयर करता है. फिर साइंटिफिक अप्रोच. बेसिकली इसमें जो है ना एनालाइज के लिए फैक्ट्स, डाटा और सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस का यूज़ किया जाता है. नाउ डायनेमिक सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ये स्टैटिक नहीं है, ये लगातार बदलते हुए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेस की स्टडी करता रहता है, यानी ये हमेशा चलते रहता है. देन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. इसका मतलब ये है, ये अपने एनालिसिस के जो है ना एनालिसिस के लिए सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के आइडियाज़ को भी यूज़ करता है. देन एनालिटिकल स्टडी. बेसिकली ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देता बल्कि डिफरेंट सिस्टम्स के बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करता है. देन स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्या क्या स्कोप है? सबसे पहला, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. मतलब बेसिकली जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो है ना जो फॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? विधायिका, फिर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और फिर जुडिशरी न्यायपालिका. इन सब की जो ना स्टडी में शामिल है ये. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस. मतलब इसमें जो ना इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर्स ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, इसका जो है ना ध्यान, इसका अध्ययन, यानी इसको जो है ना इसका अध्ययन किया जाता है. देन स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. मतलब इसमें लोगों की वोटिंग बिहेवियर और पब्लिक ओपिनियन का स्टडी होता है. देन स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. इसमें जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स का स्ट्रक्चरल कंपैरिजन किया जाता है. देन स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. इसमें मॉडर्नाइजेशन यानी जो आधुनिकीकरण, जो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर जो है फोकस किया जाता है. द लास्ट 6 पॉइंट इज स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस. मतलब जो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी स्टडी करता है.
राइट। सो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये इंप्रूव करता है पॉलिटिकल नॉलेज को, असिस्ट करता है पॉलिसी मेकिंग और रिफॉर्म्स को। देन कंक्लूजन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये एक स्टडी है पॉलिटिकल सिस्टम का अक्रॉस द कंट्रीज। ये बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप है, हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बिहेवियर और उनके डेवलपमेंट इन अ बेटर वे। नाउ क्वेश्चन टू इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव मेथड? इसका मतलब ये है कि जो कंपैरेटिव मेथड से जो है ना, आप क्या समझते हैं, राइट? बेसिकली हमें इसका फीचर्स और इम्पोर्टेंस ये सब हमें बताना है। सो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, इंट्रोडक्शन में कह रहा है बेसिकली जो कंपैरेटिव मेथड जो है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रिसर्च और स्टडी के लिए यूज़ होने वाला एक सबसे मेन टूल या मेथड है। इसमें जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम्स का प्रोसेस को कंपेयर करके उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को पहचाना जाता है। अगर मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव मेथड की अगर मैं बात करूं, सो कंपैरेटिव मेथड जो है ना, दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम्स की जो है ना सिस्टमैटिक स्टडी करने का तरीका है, ताकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस को अच्छे से समझा जा सके। नाउ फीचर्स ऑफ कंपैरेटिव मेथड, क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहला है कंपैरिजन, मतलब ये अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस के जो है ना बीच आपस में तुलना करता है। देन साइंटिफिक एनालिसिस, मतलब ये जो है ना, जो मन घड़त बातों पर नहीं बल्कि फैक्ट्स और एविडेंसेस यानी सबूतों पर बेस्ड होता है। देन थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी ये जो है ना समझने में मदद करता है कि दो सिस्टम्स एक जैसे क्यों है, ये अलग क्यों है, ये सब चीज़। देन लास्ट इज जनरलाइजेशन, इसमें बेसिकली जो है ना इसकी मदद से जो है ना डाटा एनालाइज करके नए पॉलिटिकल थ्योरीज डेवलप किए जाते हैं। देन इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ये बेटर स्टैंड अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है, थ्योरी बिल्डिंग में मदद करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। और जिसका एग्जांपल ये है कि कंपेयरिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके। सो इसका मतलब ये है कि जो यूके के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को जो है ना यूएसए के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कंपेयर करना, ताकि दोनों की जो है ना स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझा जा सके। Then conclusion है, the comparative method is a scientific tool used to compare political systems and understand political realities more effectively। ये जो है ना एक टाइप का साइंटिफिक टूल है कंपैरेटिव मेथड, जो क्या मदद करता है, कंपेयर करने में मदद करता है ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम और अंडरस्टैंड करने में मदद करता है पॉलिटिकल रियलिटीज मोर इफेक्टिवली। नाउ क्वेश्चन थ्री, ब्रीफली डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। यानी जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के जो है ना अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट मेथड्स को ब्रीफली हमें डिस्क्राइब करना है। नाउ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स यूजेस डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी एंड कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम, दीज मेथड्स हेल्प रिसर्चर्स अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। इसका मतलब यही है कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम को साइंटिफिकली जो है ना समझने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला आ जाता है इंपॉर्टेंट मेथड्स में, सबसे पहले आ जाता है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में बेसिकली जो है ना इसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स को आपस में कंपेयर करके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस ढूंढे जाते हैं। देन सेकंड आ जाता है हिस्टोरिकल मेथड। बेसिकली ये जो है ना ये पास्ट यानी इतिहास के जरिए जो है ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट की जो है ना स्टडी करता है। दैट इंस्टीट्यूशनल मेथड बेसिकली जो है ना इसका मेन फोकस देश के फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट, कैबिनेट और कोर्ट्स पर होता है। देन केस स्टडी मेथड, इस पे किसी एक स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक पॉलिटिकल इवेंट का जो है ना डीपली और डिटेल में अध्ययन किया जाता है। नाउ सिस्टम अप्रोच में जो है ना इसे डेविड ईस्टन ने जो है ना दिया था। इसमें पॉलिटिक्स को इनपुट्स बोले तो डिमांड्स और सपोर्ट्स, और आउटपुट्स बोले तो डिसीजंस और पॉलिसीज का जो है ना एक सिस्टम के रूप में स्टडी किया जाता है। देन लास्ट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। इसमें जो है ना ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के बीच के जो है ना आपसी रिलेशनशिप को एग्जामिन करता है। देन इंपॉर्टेंस है, हेल्प्स करता है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, साइंटिफिकली इंप्रूव करता है एनालाइज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, असिस्ट करता है इन डेवलपिंग पॉलिटिकल थ्योरीज। देन कंक्लूजन यही है कि वेरियस मेथड सच एज, जो बहुत सारे मेथड है जैसे कंपैरेटिव, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल एंड सिस्टम अप्रोच, ये क्या हेल्प करता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को अप्रोच हेल्प करता है। नाउ एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स के जो ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, जो है ना पॉलिटिक्स को जो है ना कंपेयर करके जो है ना पढ़ने का इतिहास बहुत पुराना है, जिसे हम अलग अलग पीरियड्स में समझ सकते हैं। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहला आ जाता है
एंशियंट पीरियड यानी प्राचीन काल में, यानी जो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने जो है ना सबसे पहले 158 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। सेकंड इज मिडिवल पीरियड यानी मध्यकाल। इस टाइम पर जो है ना पॉलिटिकल स्टडीज का मेन फोकस रीजन यानी धर्म और मोनार्की राजतंत्र के आपस ही लिमिटेड था। देन थर्ड इज मॉडर्न पीरियड यानी थिंकर्स लाइक मोटेस्क्यूई कंपेयर्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी जो मोंटेस्क्यूई जैसे मॉडर्न थिंकर्स ने जो है ना देशों के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और लॉज का कंपैरिजन दोबारा शुरू किया। देन 20th सेंचुरी मतलब 20वीं सदी, इस दौरान जो है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ज़्यादा साइंटिफिक बना, रिसर्चर्स ने सिर्फ कागजी कानून पढ़ने के बजाय लोगों के एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर और डेवलपमेंट की स्टडी शुरू की। नाउ कंटेम्प्रेरी पीरियड, इसमें जो ना आज के टाइम में इसका फोकस अब डेवलप्ड कंट्रीज से आगे बढ़कर डेवलपिंग कंट्रीज और डेमोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन तक फैल चुका है ना। इंपॉर्टेंस क्या है, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पॉलिटिकल इवोल्यूशन, प्रोवाइड करता है साइंटिफिक बेसिस फॉर कंपैरिजन और एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल चेंज एंड डेवलपमेंट में। ना कंक्लूजन क्या है, the comparative study of politics developed from ancient philosophical ideas to a modern scientific discipline that examines political systems around the world. Now, question 5, trace the evolution of comparative politics. यानी जो comparative politics का जो है ना उसका evolution को हमें trace करना है, यानी comparative politics के evolution के different phases को हमें trace करना है। इंट्रोडक्शन की बात करूँ, बेसिकली जो है ना कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जो है ना एक सिंपल सब्जेक्ट से जो है ना बढ़कर कैसे एक मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन बना, राइट। इसके मेन फेसेस जो है ना वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के मेन फेसेस सबसे पहले आ जाता है ओके ट्रेडिशनल फेस। बेसिकली जो है ना हम अगर बात करें जो परंपरागत चरण यानी जो पहले चला करता था, ये फेस सदियों तक चला, जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के लीगल और फॉर्मल एस्पेक्ट्स पर फोकस किया गया था। देन सेकंड इज बिहेवियरल रेजोल्यूशन यानी व्यवहारवादी क्रांति, यानी वर्ल्ड वार टू के बाद जो है ना राजनीति में बड़ा बदलाव आया। थिंकर्स ने फॉर्मल रूलर्स के बजाय इंसान के राजनीतिक व्यवहार यानी पॉलिटिकल बिहेवियर और एम्पिरिकल फैक्ट्स पर फोकस शिफ्ट किया। देन थर्ड इज शिफ्ट अप्रोच, यानी डेविड ईस्टर्न ने जो ना पॉलिटिक्स को एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ इंटरेक्शंस के रूप में पेश किया, जहां सोसाइटी से इनपुट्स आते हैं और सरकार आउटपुट्स निकालती है। नाउ फोर्थ इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बेसिकली क्या हुआ था कि इस फेस में जो है ना नए आज़ाद हुए थे, यानी इस फेस में नए आज़ाद हुए देशों जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मॉडर्नाइजेशन और नेशन बिल्डिंग जैसे राष्ट्र निर्माण की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया गया। देन फिफ्थ इज कंटेम्पररी फेस यानी आधुनिक चरण, यानी आज के फेस में जो है ना ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, पब्लिक पॉलिसी और डेमोक्रेसी का पूरा वर्ल्ड में कंपैरिजन किया जाता है। नाउ फीचर्स ऑफ मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या क्या है, ये साइंटिफिक और डाटा बेस्ड होता है, स्टडी बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, फोकस करता है इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल बिहेवियर पे। एंड कंक्लूजन, देन बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे। सो क्वेश्चन 6 पे पूछ रहा है डिस्कस केस स्टडी एज अ मेथड ऑफ कंपैरिजन, यानी कि केस स्टडी मेथड क्या है और इसके फीचर्स और एडवांटेजेस जो हैं हमें बताना है। सो सबसे पहले अगर मैं इसका मीनिंग पे बात करूँ, सो केस स्टडी मेथड जो है ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट, यानी जैसे कोई एक देश या कोई एक सरकार या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक स्पेसिफिक राजनीतिक घटना, इनका जो है ना बहुत ही डिटेल और इन डेप्थ अध्ययन किया जाता है। सो दैट इज़ केस स्टडी मेथड। नाउ मीनिंग पे अगर हम बात चले, मीनिंग पर अगर हम बात करें, so a case study is in that study of a single political unit such as country, government, political party or political event. now features of case study method, सबसे पहला होता है डिटेल स्टडी करना पड़ता है, फिर रियल लाइफ में हमें एनालिसिस करना पड़ता है, फिर क्वालिटेटिव अप्रोच करना पड़ता है। ये कौन सा अप्रोच होता है, इसमें जो है ना बेसिकली फैक्ट्स हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए और इंटरव्यूज़ को जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड द लास्ट इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन में ये मदद करता है। अब इसके क्या क्या अपने पास फ़ायदे थे, यानी लाभ बोले तो एडवांटेज, राइट। सो सबसे पहले हमें डीप अंडरस्टैंडिंग में मदद करता था, थ्योरी बिल्डिंग में हेल्प करता था और प्रैक्टिकल अप्रोच से हमें ज़्यादा ये करना, यानी ये जो ना रियल पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है, इसलिए इसकी जो ना प्रैक्टिकल यूटिलिटी हमें ज़्यादा होती है। दैन लिमिटेशंस, यानी नुकसान क्या थे, डिफ़िकल्ट होता था जनरलाइज फाइंडिंग्स में, यानी क्योंकि ये सिर्फ जो है ना एक केस स्टडी पर स्टडी करता है।
यानी क्योंकि ये सिर्फ एक केस स्टडी पर स्टडी करता है, एक केस पर स्टडी करता है, इसलिए इसके रिजल्ट्स को जो है ना हर देश पर अप्लाई यानी जनरलाइज करना मुश्किल होता है। दूसरा में इन्वॉल्व रिसर्चर्स बायस, यानी इसमें जो रिसर्चर के जो है ना पर्सनल बायस यानी पक्षपात हो सकता है, शामिल होने का खतरा रहता है। देन कंक्लूजन ये है, द केस स्टडी मेथड हेल्प्स रिसर्चर्स अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिस्टम डीपली एंड प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। नाउ क्वेश्चन 7, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यानी सो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है ना, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। यानी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के स्टडी करते वक्त इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को हमें डिस्कस करना है। बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करूँ, सो ये अप्रोच जो है ना ये मानता है कि अगर हमें किसी देश की राजनीति समझनी है, तो हम जो है ना हमें उस देश की जो है ना सरकारी संस्थानों जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए उनको पढ़ना होगा। जैसे पार्लियामेंट को कैसे काम करती है, कोर्ट के क्या पावर्स हैं, एटसेट्रा। ये अप्रोच सिर्फ कागजी कानून और ढांचाओं पर फोकस नहीं करता है। So meaning of institutional approach. This approach studies formal political institutions such as the legislature, executive, judiciary, and constitution. Main features क्या है? Focus on institutions, यानी studies governments, organizations and structures. Government के organization और structure पे focus करता है, स्टडी करता है। लीगल अप्रोच गिव्स इंपॉर्टेंस टू लॉस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी जो है ना लॉस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो है ना इंपॉर्टेंस देता है। दैन डिस्क्रिप्टिव नेचर डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी इंस्टीट्यूशंस की जो ना वर्किंग को ये डिस्क्राइब करता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी स्टडी करता है इंस्टीट्यूशन स्टडीज इंस्टीट्यूशंस इन देयर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, यानी इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है इन देयर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ना इंपॉर्टेंस क्या है? अंडर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। एक तरीके से बेसिस का काम करता है फॉर कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन एनालिसिस के लिए, कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी करता है। लिमिटेशंस क्या होता है? इग्नोर करता है पॉलिटिकल बिहेवियर को। फोकस मेनली कहाँ पे रहता है? इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में। कंक्लूजन क्या है? द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच प्रोवाइड्स वैल्यूएबल नॉलेज, ये वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और रिमेन जो है इंपॉर्टेंट रहता है इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में। नाउ क्वेश्चन 8, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का क्या क्या फीचर्स है इन द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। सो इन द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मेनली स्टडीज फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो है ना इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है ना मेनली जो है फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है एंड देयर रोल इन गवर्नमेंट। इट वॉज वाइडली यूज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस, ये वाइडली यूज़ किया जाता है बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस। नाउ फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या क्या है? ये स्टडी करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे फोकस ऑन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड लीगल ओरिएंटेशन, यानी ये जो ना गिव्स इंपॉर्टेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रूल्स, यानी जो ना ये इंपॉर्टेंस देता है कॉन्स्टिट्यूशन को और लीगल रूल्स को। फिर डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। देन हिस्टोरिकल स्टडी करता है, एग्जामिन्स इंस्टीट्यूशन थ्रू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। फॉर्मल एनालाइज करता है, स्टडीज ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स rather दैन एक्चुअल बिहेवियर। देन कंपेरेटिव नेचर रहता है, यानी कंपेयर करता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ना एडवांटेजेस क्या है? डिटेल नॉलेज देता है ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, यूज़फुल है पॉलिटिकल कंपैरिजन में। ओके, लिमिटेशंस क्या है? नेगलेक्ट्स करता है इनफॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस को और इग्नोर करता है पॉलिटिकल बिहेवियर और सोशल फैक्टर्स को। कंक्लूजन क्या है? द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकसेस ऑन formal political institutions and remains an important foundation for the study of comparative politics. Now, question 9 है, explain the characteristics of the systems approach, यानी systems approach के क्या क्या characteristics है वो हमें explain करना है। Now, दिस सिस्टम्स अप्रोच वॉज डेवलप्ड मेनली बाय डेविड ईस्टर्न। सिस्टम अप्रोच जो डेविड ईस्टर्न ने डेवलप किया है, इट व्यूज पॉलिटिक्स एज ए सिस्टम दैट रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम सोसाइटी एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डिसीजंस एंड पॉलिसीज। बेसिकली जो है ना सिस्टम अप्रोच को जो है ना मेनली डेविड ईस्टर्न ने डेवलप किया था। ये पॉलिटिक्स को जो है ना ये एक सिस्टम मानता है जो सोसाइटी से इनपुट्स रिसीव करता है और डिसीजंस या पॉलिसीज़ के फॉर्म में आउटपुट्स देता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, सबसे पहला आ जाता है पॉलिटिक्स एज ए सिस्टम, यानी
पॉलिटिकल लाइफ को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देखा जाता है। इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, यानी डिमांड्स और सपोर्ट इनपुट्स होते हैं, यानी डिसीजंस और पॉलिसीज आउटपुट्स होते हैं। इंटरडिपेंडेंस, यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स के अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। देन फीडबैक मैकेनिज्म, यानी पब्लिक जो है ना रिएक्शन पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। देन डायनेमिक नेचर, यानी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज के हिसाब से खुद को कॉन्टीन्यूसली जो है ना अडेप्ट करते हैं। देन लास्ट इज साइंटिफिक अप्रोच, यानी सिस्टमेटिक और एनालिटिकल मेथड्स का यूज़ करता है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो है पॉलिटिक्स को जो है ना एक कॉम्प्रेसिव व्यू देता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और चेंज समझने में मदद करता है। पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करने के लिए यूज़फुल है। ओके, कंक्लूजन यही है कि सिस्टम अप्रोच जो है ना पॉलिटिक्स को एक डायनेमिक और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स के रूप में स्टडी करता है और समझता है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे फंक्शंस करते हैं। नाउ लास्ट इज क्वेश्चन 10, सॉरी नॉट लास्ट, क्वेश्चन 10 इज ट्रेस द जेनेसिस एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच, यानी सिस्टम अप्रोच के जो है जेनेसिस और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को ट्रेस करना है हमें। सो सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में, यानी सिस्टम अप्रोच जो है ना 20th सेंचुरी में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्टडीज़ की लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में इमर्ज हुआ था। और इसने जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए एक साइंटिफिक मेथड्स भी जो है ना प्रोवाइड किया था। ना ओरिजिन ऑफ सिस्टम अप्रोच क्या क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल सिस्टम्स थ्योरी, यानी बायोलॉजी और सोशल साइंस के आइडियाज से डेवलप हुए हैं। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ डेविड ईस्टन ने सिस्टम्स थ्योरी को पॉलिटिकल एनालिसिस पर अप्लाई किया। बिहेवियरल रिजोल्यूशन, यानी ये अप्रोच बिहेवियरल मूवमेंट के दौरान पॉपुलर हो गया। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, बेसिकली जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्टडीज़ है, यानी पहले की स्टडीज़ मेनली इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करती थी। नीड फॉर साइंटिफिक एनालिसिस, यानी स्कॉलर्स एक ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच चाहते थे। देन डेवलपमेंट इन दी 1950s एंड 1960s, मतलब ईस्टर्न और दूसरे स्कॉलर्स ने सिस्टम मॉडल्स डेवलप किए। ना इम्पोर्टेंस की अगर बात करें सो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है, कॉम्परेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, और स्टडी ऑफ पॉलिटिकल चेंज, यानी हेल्प्स एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड एडेप्टेशन। बेसिकली जो है ना स्टडी ऑफ पॉलिटिकल चेंज में स्टेबिलिटी और अडेप्टेशन को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। कंक्लूजन की बात करूँ, दिस systems approach developed during the behavioral era and became an important tool for understanding political systems scientifically, यानी सिस्टम्स अप्रोच बिहेवियरल एरा के दौरान डेवलप हुआ और पॉलिटिकल सिस्टम्स को साइंटिफिकली समझने का एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया है ये। नाउ क्वेश्चन 11, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, यानी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है ना पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप की स्टडी करता है। ये समझने में मदद करता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस पॉलिटिकल सिस्टम्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। नाउ मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, बेसिकली जो है ना ये अप्रोच एग्जामिन करता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक सिस्टम्स और सोशल फोर्सेस एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, बेसिकली इसमें जो है ना लिंक्स पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी ये दिखाता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। देन एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझने में जो है ना मदद करता है। देन स्टडीज़ इनइक्वालिटी, मतलब पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम डिफरेंसेस को एग्जामिन करता है। देन हेल्प्स पॉलिसी एनालिसिस, मतलब सोसाइटी पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करता है। यूज़फुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी, मतलब अलग अलग देशों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करता है। देन एडवांटेजेस में क्या आ गया, बेसिकली पहला आ गया पॉलिटिक्स की जो है ना ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। देन रियल लाइफ पॉलिटिकल इशूज़ को एक्सप्लेन करता है। देन डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्टडी के लिए ये यूज़फुल है। देन कंक्लूज़न यही है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करता है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल चेंज एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन 12, एग्जामिन डेवलपमेंट एज मॉडर्नाइजेशन, यानी डेवलपमेंट को जो है ना मॉडर्नाइजेशन के रूप में हमें एग्जामिन करना है। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ मॉडर्न और डेवलप्ड बनती है। इसमें जो है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी शामिल होते हैं।
ना मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन में क्या आता है, मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से हटकर साइंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड मॉडर्न वे है, वे ऑफ लाइफ में सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फीचर्स की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण होता है, एजुकेशन एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट बढ़ता है, टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आता है इन डेली लाइफ में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का ग्रोथ होता है, लोकतांत्रिक का और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन बेसिकली जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करती है, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिशनल सिस्टम्स को रिप्लेस करता है और साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ती है इसमें, और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होते हैं इसमें। क्रिटिसिज्म क्या इग्नोर करता है लोकल कल्चर को और एज्यूम करता है ऑल कंट्रीज फॉलो द सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट, सारी कंट्रीज जो सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं। कंक्लूजन यही है कि डेवलपमेंट एज अ मॉडर्नाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस के थ्रू ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ना। ओके, नाउ डिस्कस दी डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, यानी डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को हमें डिस्कस करना है। बेसिकली डीकोलोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉलोनीज को जो है ना फॉरेन रूल से आज़ादी मिली। फॉर एग्जांपल जैसे जो है इट बिकेम एक सेकेंड, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ना एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बन गया। यानी डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना कॉलोनीज को फॉरेन रूल से आज़ादी मिली। यानी फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है, और ये ब्रिटिश है। ब्रिटिश क्या करता था, इस पे इंडिया पे राज करता था। सो इंडिया क्या है, कॉलोनी, और ये क्या है, रूलर। सो जब फॉरेन लोग का चले गए, यानी ये चले गए, इनसे इन्हें आज़ादी मिल गई। सो दैट इज़ डीकोलोनाइजेशन, यानी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉलोनीज, ये जो कॉलोनीज है को जो है ना फॉरेन, ये फॉरेन जो है फॉरेन रूल से आज़ादी मिली। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, जो कि डीकोलोनाइजेशन का मतलब यही है कि कॉलोनियल रूल का ख़त्म होना और कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलना है, जैसे इंडिया को 1947 में मिला था। कॉज ऑफ डीकोलोनाइजेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी लोगों ने सेल्फ गवर्नमेंट और फ्रीडम की डिमांड की। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार टू, यानी वार के बाद यूरोपियन पावर्स कमज़ोर हो गए। यूनाइटेड नेशन सपोर्ट, मतलब यूएन यूनाइटेड नेशन ने जो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। फ्रीडम मूवमेंट्स, नेशनल लीडर्स ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए। देन इफेक्ट ऑफ डिकोलोनाइजेशन, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी बहुत सारी कंट्रीज जो है ना सॉवरेन स्टेट्स बन गई। देन नेशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, यानी नई गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लाइज किए गए। देन इकोनॉमिक चैलेंजेस, यानी नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने जो है ना डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स फेस की। देन लास्ट इज सोशल चेंज, नेशनल आइडेंटिटी और सिटीजनशिप की जो है ना ग्रोथ हुई इसमें। देन कंक्लूजन क्या है, डीकोलोनाइजेशन एंडेड colonial रूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड टू द emergence ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, यानी डीकोलोनाइजेशन जो है ना, डीकोलोनाइजेशन ने दुनिया के कई हिस्सों में जो है ना कॉलोनियल रूल ख़त्म किए और इंडिपेंडेंट नेशंस के एमरजेंस का कारण बना। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन पे अब हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो बेसिकली आप इस प्रकार से सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। डीकोलोनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री, इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट नेशंस, यानी डीकोलोनाइजेशन मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में से एक है। ये उस प्रोसेस को रेफर करता है जिससे कॉलोनीज इंडिपेंडेंट नेशंस बन गई। सबसे पहले मेन फीचर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन के क्या आ जाता है, कॉलोनियल रूल का एंड होना, नेशनलिज्म का ग्रोथ होना, फॉर्मेशन ऑफ नई स्टेट का बनना और पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना। इंपॉर्टेंस क्या है, ये डेमोक्रेसी प्रमोट करता है एंड सेल्फ गवर्नमेंट, स्ट्रेंथन करता है नेशनल आइडेंटिटी को, एनकरेज करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। कंक्लूजन क्या है, decolonization transformed world politics by creating independent nations and ending colonial domination। मतलब यही है कि डीकोलोनाइजेशन ने जो है ना इंडिपेंडेंट नेशंस बनाकर और कॉलोनियल डोमिनेशन को ख़त्म करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिबरल डेमोक्रेसी, यानी लिबरल डेमोक्रेसी पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो लिबरल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम के प्रोटेक्शन के साथ कंबाइन करता है। मीनिंग क्या है लिबरल डेमोक्रेसी का, बेसिकली ये जो ना एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है ना लोग फ्री और फेयर इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं।
जबकि सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं ना। फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी क्या क्या फीचर है? फ्री और फेयर इलेक्शंस होए, रूल ऑफ लॉ यानी कानून के सामने सभी सभी जो है ना बराबर हों, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स यानी स्पीच, रिलीजन और एक्सप्रेशन की फ्रीडम प्रोटेक्टेड होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कोर्ट्स गवर्नमेंट से जो है ना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। देन पॉलिटिकल प्लूरलिज्म यानी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में compete करती है। अकाउंटेबिलिटी यानी गवर्नमेंट लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेह होती है। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल फ्रीडम्स को, एनकरेज करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, प्रमोट करता है इक्वालिटी और जस्टिस को। कंक्लूजन क्या है? यही है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है ना फ्रीडम, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स पर बेस्ड एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ये मॉडर्न दुनिया में गवर्नमेंट का सबसे वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म में से एक है। नाउ क्वेश्चन 16, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। लिबरल डेमोक्रेसी जो है बेसिकली एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो डेमोक्रेसी को इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स के साथ कंबाइन करता है। ये लोगों को इलेक्शंस के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चुनने की पावर देता है। आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में क्या क्या आएगा? लिबरल डेमोक्रेसी का जो है ना मेन आइडिया ये है कि गवर्नमेंट लोगों की जो है ना कंसेंट पर बेस्ड होनी चाहिए, और उसे जो है ना इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स को जो है ना प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेन फीचर क्या है? पॉपुलर गवर्नमेंट यानी लोग अपने जो है ना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो भी पॉपुलर है। इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बोले तो कोर्ट सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना पावर के लिए compete करती है। देन इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, एनकरेज करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, प्रमोट करता है इक्वालिटी एंड जस्टिस को। कंक्लूजन क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी फ्रीडम, इक्वालिटी और गवर्नमेंट में जो है ना लोगों का पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है। ये मॉडर्न दुनिया में गवर्नमेंट की सबसे सक्सेसफुल फॉर्म्स में से एक है। नाउ क्वेश्चन 17 में क्या पूछ रहे हैं? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। यानी अंडर डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में जो है ना हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये कुछ देश रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी जो है ना गरीबी क्यों रहते हैं। They explain why some countries remain poor despite having resources and opportunities. अंडर डेवलपमेंट क्या होता है? अंडर डेवलपमेंट उस सिचुएशन को रेफर करता है जहाँ किसी कंट्री में लो इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट के, देखते क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला है पॉवर्टी यानी बड़ी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वीक होता है। पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ यानी बेसिक सर्विसेज तक जो है ना लिमिटेड एक्सेस होता है। डिपेंडेंसी का मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलप्ड कंट्रीज पर हैविली डिपेंड करती है। नाउ इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंसी में क्या कहेगा? सबसे पहला आएगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, देन स्लो डेवलपमेंट होता है, देन फॉरेन एड और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस होता है। कंक्लूजन यही है कि जो अंडर डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी जो है ना क्लोजली रिलेटेड है। डेवलप्ड कंट्रीज पर एक्सेसिव डिपेंडेंस डेवलपिंग नेशंस की ग्रोथ को स्लो कर सकती है। नाउ क्वेश्चन 18 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी। यानी कि आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है ना डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। ये आर्ग्यू करती है कि गरीब देश इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अमीर देशों पर डिपेंडेंट रहते हैं। देन मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? डिपेंडेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मार्केट्स के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ पर रिलाई करती है। सो मेन आइडियाज़ ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला होता है अनइक्वल रिलेशनशिप यानी रिलेशनशिप अनइक्वल है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस होता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिसोर्सेज अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ऑब्स्टैकल ऑफ डेवलपमेंट यानी डिपेंडेंसी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करता है। इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ग्लोबल इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करती है, और फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक चैलेंजेस को हाईलाइट करती है। क्रिटिसिज्म क्या है? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती है। देन कंक्लूजन क्या है? द आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी एक्सप्लेन्स वाई
मैनी डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रगल टू अचीव इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड रैपिड डेवलपमेंट। मतलब डिपेंडेंसी का आइडिया जो है ना एक्सप्लेन करता है कि बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और रैपिड डेवलपमेंट अचीवमेंट करने में क्यों स्ट्रगल करती है। नाउ क्वेश्चन 19 डिस्कस द मेजर इशूज एंड चैलेंजेस फेसिंग सोशलिस्ट स्टेट्स। यानी सोशलिस्ट स्टेट्स के सामने आने वाले मेजर इशूज और चैलेंजेस को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। यानी सोशलिस्ट स्टेट्स मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर गवर्नमेंट कंट्रोल के थ्रू इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर अचीव करने का एम रखता है। हालांकि उन्हें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं मेजर इशूज और चैलेंजेस पे। सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। मतलब गवर्नमेंट जो है ना कंट्रोल्ड और कंट्रोल इंडस्ट्रीज स्लो काम कर सकती है, यानी इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। लैक ऑफ कंपटीशन, लिमिटेड कंपटीशन इनोवेशन को कम कर सकती है। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, एक्सेसिव गवर्नमेंट जो है ना कंट्रोल डिलेस क्रिएट कर सकती है। पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, सिटीजन्स के पास लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम हो सकती है। देन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर, सोशलिस्ट इकोनॉमीज ग्लोबल मार्केट सिस्टम में चैलेंजेस फेस करती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ पेस मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव करता है, देन एफिशिएंसी बढ़ाता है और लिविंग स्टैंडर्ड्स इन्हेंस करता है। कंक्लूजन क्या है, जो सोशलिस्ट स्टेट्स इक्वालिटी और वेलफेयर पर फोकस करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने के लिए उन्हें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस को ओवरकम करना ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन 20 ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म। यानी सोशलिज्म के इवोल्यूशन को हमें ट्रेस करना है। सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी दैट एम्स टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर। इट डेवलप्ड एज ए रिस्पॉन्स टू द इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय कैपिटलिज्म। यानी सोशलिज्म जो है ना एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जिसका एम इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर प्रमोट करना है। ये कैपिटलिज्म द्वारा क्रिएट की गई इनइक्वालिटीज़ के रिस्पॉन्स के रूप में डेवलप हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म, बेसिकली सबसे पहला आ जाता है अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स। यानी रॉबर्ट ओवन और सेंट सिमन जैसे थिंकर्स ने सोशल इक्वालिटी के आइडियाज़ प्रपोज किए। देन साइंटिफिक सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जो है ना साइंटिफिक सोशलिज्म की थ्योरी डेवलप की। देन ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट्स, यानी यूरोप में सोशलिस्ट पार्टीज और लेबर मूवमेंट्स एमर्ज हुए। देन रशियन रिवॉल्यूशन 1917, यानी जो है रसिया में पहला मेजर सोशलिस्ट स्टेट एस्टेब्लाइज हुआ। एक्सपेंशन आफ्टर वर्ल्ड वार टू, यानी कई देशों में जो है ना सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स आई। फिर सोशल गवर्नमेंट्स एमर्ज इन सेवरल कंट्रीज। देन मॉडर्न सोशलिज्म सोशल जस्टिस, वेलफेयर और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर फोकस करता है। देन फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली पहला है रिसोर्सेज की सोशल ओनरशिप, सेकंड है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का रिडक्शन, थर्ड है सोसाइटी का वेलफेयर। कंक्लूजन यही है कि इसमें जो है ना सोशलिज्म इक्वालिटी के अर्ली आइडियाज से इवॉल्व होकर एक ऐसी मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गया है जो है ना सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कलेक्टिव वेलफेयर चाहती है। अब हमें शॉर्ट नोट लिखना है ऑन सोशलिज्म एज ए क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। जो बेसिकली जो है ना सोशलिज्म जो है ना कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम्स के खिलाफ एक रिएक्शन के रूप में डेवलप हुआ। सोशलिस्ट का मानना था कि कैपिटलिज्म ने वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी क्रिएट की है। देन सोशलिज्म एज ए क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, सबसे पहला मेन पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यानी जो कैपिटलिज्म वेल्थ को जो है ना कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेट कर देता है। जो सोशलिज्म इस इक्वालिटी को रिड्यूस करने का एम रखता है। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, यानी सोशलिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि वर्कर्स को प्रॉफिट्स का फेयर शेयर मिलता है। देन प्रॉफिट मोटिव, कैपिटलिज्म सोशल वेलफेयर की जगह मेनली प्रॉफिट पर फोकस करता है। देन फोर्थ इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कैपिटलिज्म अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। देन फिफ्थ इज सोशल जस्टिस, यानी सोशलिज्म सपोर्ट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड वेलफेयर फॉर ऑल। यानी सोशलिज्म सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और वेलफेयर सपोर्ट करता है। देन इंपॉर्टेंस में क्या क्या आ जाता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट करता है और सोशल वेलफेयर को एनकरेज करता है। कंक्लूजन यही है कि सोशलिज्म कैपिटलिज्म को इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट करने के लिए क्रिटिसाइज करता है,
ये सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू एक ज़्यादा इक्वल और जस्ट सोसाइटी चाहता है। नाउ क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को जो है ना हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। सो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज अ की फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इट मीन्स दैट पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन द कंट्री। मतलब जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यूनाइटेड किंगडम के जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम्स का हमें एक की फीचर है। इसका मतलब है कि देश में पार्लियामेंट्री हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। Then, meaning of parliamentary supremacy. Parliamentary supremacy means that parliament can make, change, or repeal any law, and no other institution can override its decision. यानी जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का जो है ना मतलब है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, चेंज कर सकती है या हटा सकती है, और कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन उसके डिसीजंस को ओवरराइड नहीं कर सकता। मेन फीचर्स क्या है? सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, यानी जो पार्लियामेंट के पास कोई भी कानून यानी लॉ बनाने की पावर है। नो लीगल लिमिटेशंस, यानी कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट के एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकती। पावर ऑफ अमेंड लॉज, पार्लियामेंट कैन चेंज एग्जिस्टिंग लॉज वेन एवर नेसेसरी, यानी लॉ वो चेंज भी कर सकते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड। डेमोक्रेटिक अथॉरिटी, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी पार्लियामेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर्स करता है इफेक्टिव लॉ मेकिंग, स्ट्रेंथन्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। मेंटेन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखता है। कंक्लूजन यही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग में हाईएस्ट अथॉरिटी बनाती है और ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम्स का एक सेंट्रल फीचर है। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूके पार्लियामेंट, यानी यूके पार्लियामेंट पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। मतलब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में से एक है। ये लॉज बनाने और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रक्चर ऑफ यूके पार्लियामेंट। सो यूके पार्लियामेंट के जो है ना तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है द मोनार्क, जिसमें होता है किंग या क्वीन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब मेंबर्स लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ये सबसे पावरफुल हाउस हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब इसमें अपॉइंटेड और हेरिडिटरी मेंबर्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, सबसे पहला होता है लॉ मेकिंग, देन फाइनेंशियल कंट्रोल, देन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। बोले तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करती है और मॉनिटर करती है। Questions and monitors the government. Basically, this is the part of answer, right? Debates and discussion, यानी नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ को डिस्कस करती है। देन इम्पोर्टेंस क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है पीपल को, प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी को, इंश्योर करता है गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी को। द यूके पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ब्रिटेन एंड प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। नाउ एक्सप्लेन द रोल या वर्किंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, यानी हमें जो है ना चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के रोल और वर्किंग को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी इज द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ चाइना। इट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी चाइना में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है। ये देश के पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, सो सबसे पहले आ जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी पार्टी गवर्नमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को लीडरशिप प्रोवाइड करती है। देन पॉलिसी मेकिंग, यानी मेजर नेशनल पॉलिसीज पार्टी द्वारा डिसाइड की जाती है। देन कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्टी की गाइडेंस के अंदर काम करते हैं। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब पार्टी इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट को डायरेक्ट करती है। देन नेशनल यूनिटी, ये देश में स्टेबिलिटी और यूनिटी मेंटेन करने का काम करती है। देन वर्किंग ऑफ द पार्टी, सबसे पहला आता है नेशनल कांग्रेस, दी हाईएस्ट बॉडी ऑफ द पार्टी, यानी ये पार्टी की हाईएस्ट बॉडी होती है। देन सेंट्रल कमेटी, मतलब पार्टी के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है। देन थर्ड इज पॉलिट ब्यूरो, मतलब मेक्स इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस, मतलब इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस लेती है। देन लास्ट इज जनरल सेक्रेटरी, मतलब द टॉप लीडर ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी का टॉप लीडर होता है। Yes, conclusion is the Communist Party of China is the most powerful institution in the country and guides China's political, economic and social development. मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना देश की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन
है और चाइना के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को गाइड करती है। सो लास्ट क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एमरजेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। मतलब जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के एमरजेंस पर जो है ना, हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो सबसे पहले, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड। इट प्लेड अ मेजर रोल इन द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। इसने चाइना के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले किया है। नाउ एमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के क्या क्या एमरजेंस है। सबसे पहला आता है फॉर्मेशन इन 1921। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वॉज फाउंडेड इन शंघाई इन 1921। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना जो है ना 1921 में शंघाई में हुई थी। देन सेकंड इज इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। द सक्सेस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड चाइनाज रिवॉल्यूशनरीज। मतलब जो रशियन रिवॉल्यूशन की सच्चाई ने जो है ना चाइनीज रिवॉल्यूशनरीज को इंस्पायर किया था। देन थर्ड इज लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग। मतलब जो है ना माओ जेडोंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द पार्टी। बेसिकली माओ जेडोंग जो है ना पार्टी के जो है ना एक इम्पॉर्टेंट लीडर बन गए। स्ट्रगल अगेंस्ट द नेशनलिस्ट, द पार्टी फॉट अगेंस्ट द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द चाइनीज सिविल वॉर। यानी पार्टी ने जो है ना चाइनीज सिविल वॉर के दौरान नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। Then fifth is establishment of the People's Republic of China. In 1949, the Communist Party came to power and established the People's Republic of China. मतलब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टेबलाइज किया। देन इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। एंडेड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म जो है इंस्टेबिलिटी को ख़त्म किया। इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट रिफॉर्म्स, यानी सोशलिस्ट रिफॉर्म्स को जो है ना इंट्रोड्यूस किया। लेड चाइनास मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स, यानी चाइना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को लीड किया। कंक्लूजन क्या है? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना emerged from revolutionary movements and became the ruling party in 1949. Since then, it has played a central role in shaping modern China. इसका मतलब यही है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से एमर्ज हुई और 1949 में रूलिंग पार्टी बन गई, तब से इसने जो है ना मॉडर्न चाइना को शेप देने में सेंट्रल रोल प्ले किया। सो यस गाइस, सो इसी के साथ अपना नोट्स होता है ख़त्म। आई होप आपको एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, सबसे के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।